नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक हम लेके आपके सामने आए हैं। बच्चों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मानव भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मानव भूगोल कहाँ से आया, कैसे आया, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्या है, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हमारे आज के वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, भूगोल एक आनुभविक, समाकलनात्मक और व्यवहारिक विषय है। भूगोल का जैसे जैसे विकास होता गया, इसके अंदर नई नई शाखाओं का उदय होता गया। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है, या फिर हम ऐसा कहें कि भूगोल का सबसे पहले जो विभाजन हुआ वो मुख्य रूप से दो शाखाओं में हुआ था। पहला भौतिक भूगोल के रूप में और दूसरा मानव भूगोल के रूप में। तो हम ऐसा कह सकते हैं, मानव भूगोल जो है भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन मानव भूगोल मानव और भौतिक पर्यावरण दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान है। भूगोल के महत्वपूर्ण शाखा के रूप में मानव भूगोल का अस्तित्व हमारे सामने निकल कर आया और मानव भूगोल भौतिक भूगोल की तुलना में एक अधिक जटिल विषय के रूप में वर्तमान में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें न केवल मानव और उससे संबंधित दशाओं का अध्ययन किया जाता है, अपितु मानव भूगोल मानव और भौतिक पर्यावरण दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान है। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव की और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक विशद विज्ञान और विषय का रूप धारण कर चुका है, जिससे अनेक प्रकार की शाखाओं का उदय हुआ है। मानव भूगोल को अलग अलग लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। आज भी हम मानव भूगोल के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं। हमने भौतिक दशाओं को जैविक उदाहरणों से जोड़ने का जो कार्य किया है, उसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम सुनते हैं, जैसे तूफान की आंख, हिमनद की नासिका, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो हमें मानव भूगोल का भौतिक दशाओं के साथ में अध्ययन करने की प्रवृत्ति के बारे में बताती हैं। जर्मन विद्वानों ने राज्य को एक जैविक सत्ता के रूप में स्वीकार किया था। तो मानव भूगोल मानव और उससे संबंधित दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान या विषय है। इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यदि हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की चर्चा करें तो सबसे पहले फ्रेडरिक रैटजेल का नाम आता है। फ्रेडरिक रैटजेल ने विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ लिखा था, और इस एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ में, पुस्तक में सबसे पहले मानव भूगोल की स्पष्ट अभिव्यक्ति हमारे सामने हुई थी। इसी कारण फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है या मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा था कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच मिलने वाले अंतर संबंधों का अधिक संश्लेषित रूप से अध्ययन करता है। अर्थात धरातल पर मानव निवास करता है, मनुष्य और उसके विभिन्न प्रकार के समाज और समाज में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार की दशाओं का धरातल के साथ में जो अंतर संबंध पाया जाता है, उनका संश्लेषित रूप से अध्ययन करने की प्रक्रिया ही
मानव भूगोल के रूप में जानी जाती हैं। मानव भूगोल की यह प्रक्रिया न केवल धरातली दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है, अपितु मानवीय दशाओं के द्वारा उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, इसमें विश्लेषण किया जाता है। ऐसी पूरी प्रक्रिया मानव भूगोल के रूप में जानी जाती है। फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्या हुई, नाम था एलन सी सैम्पल। पूरा नाम देखें, एलन चर्चिल सैम्पल, अमेरिका की रहने वाली थी। इन्होंने फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा प्रतिपादित किए गए मत का अनुसरण करते हुए विशद रूप से मानव भूगोल की व्याख्या करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध देखने को मिलते हैं उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। अर्थात अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करने की प्रक्रिया मानव भूगोल के रूप में जानी गई। ऐसा किसने कहा? इसी सैम्पल ने कहा था। इसी सैम्पल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण प्रतिपादक विदुषी महिला थी और इन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा को मुख्य माना था। इन्होंने वातावरण का मानव पर प्रभाव नामक पुस्तक के माध्यम से मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय संबंधों के बारे में विशद रूप से बताया था। ठीक इसी प्रकार फ्रांस के रहने वाले एक विद्वान थे, नाम था पॉल विडोल डी ला ब्लास, जिन्हें हम संभववाद की अवधारणा का जनक भी कहते हैं। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले या धरातल को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और मानव का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है या अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और मानवीय समाजों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करने की प्रक्रिया मानव भूगोल के रूप में जानी गई। ऐसी परिभाषा पॉल विडोल डी ला ब्लास ने दी थी। डिकेन और पिट्स नामक जो विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा मानवीय कार्यों का अध्ययन करना ही मानवीय भूगोल है, या मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम कहें तो एक सारांशित सी परिभाषा हमारे सामने निकल कर आती है। परिभाषा ये है कि धरातल पर मनुष्य निवास करता है, प्राकृतिक पर्यावरण में वो रहता है, तो मानव के द्वारा धरातल पर जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए उत्तरदायी कारणों, उनके संभावित परिणामों का तार्किक रूप से अध्ययन करने का जो प्रक्रिया है या विषय है, वही मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। तो मानव और उसके कार्यों का अध्ययन करने वाला, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में मिलने वाले आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। मानव भूगोल वर्तमान तक पहुंचते पहुंचते भूगोल की एक अहम शाखा बन चुकी है, जिसका अध्ययन करना न केवल सर्वोपरि हो गया है, अपितु अन्य विषयों के अध्ययन के लिए भी मानवीय भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मानव की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मानव भूगोल एक पौधे से लेकर एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। अब यदि हम चर्चा ये करें कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसमें किसी एक ही चीज का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु मनुष्य और उसके समीपवर्ती भाग में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उन सभी दशाओं का मानवीय संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, और मानव की केंद्रीय भूमिका के कारण इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हमें दिखाई देता है मानव के संदर्भ में उन सभी दशाओं का अध्ययन करना मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। मनुष्य और उसके आसपास दृष्टिगत होने वाली सभी क्रियाओं को
या फिर हम ऐसा कहें कि मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, उन सभी अंतर संबंधों को यदि हम आधार मान लें तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करता है। दूसरा, मानव भूगोल मानवीय संसाधनों का अध्ययन करता है। तीसरा, मानव वातावरण समायोजन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी में शामिल की जाती है। चौथा, जनसंख्या संसाधन का अध्ययन किया जाता है इसमें। और पांचवा, ऐतिहासिक संदर्भ में कालिक विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में शामिल की जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। देखिए, मानव धरातल पर रहता है और इस धरातल पर सबसे बौद्धिक प्राणी जो है मानव है, और मानव के लिए अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इन प्राकृतिक संसाधनों में प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य ने कौन कौन से परिवर्तन किए हैं, प्राकृतिक संसाधनों और मानव के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध हमें देखने को मिलते हैं उनकी क्या क्या दशाएं रही हैं, इन सभी दशाओं का अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के रूप में करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जल संसाधन को शामिल किया जाता है, वन संसाधन को शामिल किया जाता है, खनिज संसाधन को शामिल किया जाता है, मृदा संसाधन को शामिल किया जाता है, मत्स्य संसाधन को शामिल। ये सारी की सारी दशाएं प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जानी जाती है। तो प्राकृतिक संसाधन यदि हम कहें, इन सभी संसाधनों का हम किसी न किसी रूप में मानव के संदर्भ में ही अध्ययन करते हैं। यदि हम एक एक संसाधन की चर्चा करें, मान लीजिए हम जल संसाधन की चर्चा करें, तो जल संसाधन की और मानव की स्थिति कैसी रही है, दोनों के बीच में कौन कौन से अंतर संबंध देखने को मिलते हैं, इसका अध्ययन करना मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। प्राचीन काल में जल की स्थिति कैसी थी, मनुष्य ने जल का कैसे प्रयोग किया, मानव के द्वारा जल का प्रयोग करने से वर्तमान में जल संसाधन की स्थिति कहाँ पहुँच गई है, यदि अनुकूल परिवर्तन हुआ है तो कैसे हुआ है, यदि प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है तो कैसे हुआ है, जल संसाधन का वितरण कैसा है, जल संसाधन का उपयोग कैसे हो रहा है, मानव के द्वारा जल संसाधन का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप जल संसाधन में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, जल संरक्षण क्या है, जल को बचाया कैसे जा सकता है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, परंपरागत विधियां कौन कौन सी, गैर परंपरागत विधियां कौन सी हैं जिनके माध्यम से जल को संरक्षित किया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना मानव भूगोल की विषय वस्तु, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो गया, जल, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाला कौन है, मानव। तो प्राकृतिक संसाधनों का जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु मानव के चारों ओर घटित होगी, और मानवीय संदर्भ में जब जल का अध्ययन किया जाएगा तो जल संसाधन मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में समाहित कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वन संसाधनों की चर्चा कर ली जाए। मानव ने अपनी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक वन संसाधनों में किस प्रकार से परिवर्तन किए। आदिम कालीन मानव जंगलों में निवास करता था, उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य उदर आपूर्ति करना था। आदिम कालीन मानव स्वार्थी नहीं था, लालची नहीं था, उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, कुशलता नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में वन संसाधनों का प्रयोग केवल वो अपने भोजन के लिए करता था। उससे प्राप्त होने वाले कंद मूल फलों को वो खाता था, उससे प्राप्त होने वाली लकड़ी को वो जलाता था, उसकी पेड़ों की पत्तियों को, वृक्षों की छालों को वस्त्रों के रूप में धारण करता था, लेकिन उसकी आवश्यकताएं केवल यहीं तक सीमित थी। तो वन संसाधनों का आदिम काल के दौरान मानव ने बहुत कम दोहन किया था, उपयोग किया था, लेकिन सीमित आवश्यकताओं के। लेकिन जैसे जैसे मानव आदिम मानव से सभ्य मानव की ओर अग्रसित होने लगा, उसके पास तकनीकी ज्ञान आया, उसके पास कुशलता आई। तकनीकी ज्ञान कुशलता आने के साथ साथ में मनुष्य ने वन संसाधनों का दोहन करना चालू कर दिया। औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई, तीव्र गति से जनसंख्या विस्फोट हुआ। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य और वनों के बीच में जो मित्रवत संबंध थे उनमें परिवर्तन आने लगा। मनुष्य ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
न केवल वनों को काटा अपितु बड़े बड़े क्षेत्रों को जला दिया, पूरे जंगलों को साफ कर दिया। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के परिणाम स्वरूप वन संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा है? वनों की मात्रा में कमी आई है या वृद्धि हुई है? कहाँ कम हुए, कहाँ ज्यादा हुए, किस प्रकार से मानव उनको परिवर्तित कर रहा है? वर्तमान में कौन सी समस्याएं हो रही हैं? वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन के प्रभाव कौन कौन से हैं? और अंत में पहुंचते पहुंचते कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक हो गया, वन नीति को बनाना क्यों आवश्यक हो गया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हम मानव भूगोल के अंदर विश्लेषित करते हैं, क्योंकि वन संसाधनों का प्रत्यक्ष संबंध मानव से देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से खनिजों का और मानव का संबंध भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था का जो आधार माने जाते हैं वो खनिज माने जाते हैं। प्राचीन कालीन या आदिम कालीन मानव को खनिजों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे तकनीकी ज्ञान कुशलता आई मानव के अंदर, उसने खनिजों का दोहन चालू कर दिया। और समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, खनिजों का मानव जो विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग कर रहा था या सीमित मात्रा में जो खनिजों का प्रयोग कर रहा था, तीव्र जनसंख्या विस्फोट की प्रक्रिया ने उसको अत्यधिक बढ़ा दिया। बढ़ती हुई जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना स्वार्थ के संपन्न नहीं हुआ और मनुष्य लालची प्रवृत्ति का होता गया। अब मनुष्य ने खनिजों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना छोड़ दिया। उसके सामने केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही प्रथम लक्ष्य था, और उसके लिए उसने पृथ्वी से प्राप्त हुए प्राकृतिक रूप से विद्यमान जो खनिज थे उनका अविवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चालू कर दिया। लोह, अयस्क, तांबा, धात्विक खनिजों की चर्चा की जाए, अधात्विक खनिजों की चर्चा की जाए या ईंधन खनिजों की चर्चा की जाए, सभी का मनुष्य ने अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया। मनुष्य ने इन संसाधनों की खोज अवश्य की है, लेकिन वर्तमान में उनका विनाश करता भी मानव ही सिद्ध हो रहा है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक खनिज संसाधनों में जितने भी परिवर्तन आए हैं, उन सभी परिवर्तनों का मानवीय संदर्भ में अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर ही करते हैं। खनिजों का अध्ययन करने की प्रक्रिया के कारण ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विकास हुआ, और आर्थिक क्रियाओं का विशद रूप से अध्ययन करने के लिए ही मानव भूगोल में एक अलग से शाखा बन गई, जिसको हम आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों में मृदा संसाधन की चर्चा की जाए। मृदा एक आधारभूत संसाधन है। प्रकृति प्रदत्त दशाओं में मृदा का निर्माण होता है। मानव और मृदा के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। मानव की जीविका भोजन के लिए मृदा आधार प्रदान करती है। प्रारंभ में जब मनुष्य आदिम कालीन था, मानव और मृदा के बीच मधुर संबंध थे। मिट्टी को माता के समान पूजता था। जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगी। भोजन आपूर्ति की मांग बढ़ने लगी। लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ऐसी विकट परिस्थितियों में मनुष्य कैसे जीवन यापन करता, तो उसने अपने और मृदा के बीच के जो संबंध थे उनमें परिवर्तन कर दिया। मानव ने कम से कम क्षेत्र से अधिक उपज प्राप्त करने का प्रयास करना चालू कर दिया। हरित क्रांति आ गई। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लग गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में मृदा संसाधन भी क्षरण की ओर प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे मृदा संसाधन का विनाश होने लग गया। मृदा की उपजाऊपन की क्षमता में कमी आने लगी। उर्वरता नष्ट हो गई या उर्वरता की मात्रा कम हो गई। तो मनुष्य और मृदा के बीच में जो संबंध देखने को मिलते हैं, मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्तमान में मृदा की स्थिति कहाँ पहुँच गई है, किस प्रकार से उपजाऊ क्षेत्र अनुपजाऊ क्षेत्रों में कन्वर्ट हो गए हैं, मृदा की जो खनिजों को धारण करने की क्षमता थी उसका किस प्रकार से विनाश हुआ है, आज कैसे एक उपजाऊ क्षेत्र की मृदा अनुपजाऊ क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो गई है, मृदा पर कितना अधिक दबाव पड़ रहा है, इन सभी दशाओं का अध्ययन हम केवल मानव के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि मृदा का मुख्य उपयोगकर्ता मानव है। मानव की विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए मृदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मानव और मृदा के बीच ये जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो परिवर्तनशील संबंध हमें देखने को मिलते हैं,
उनके अध्ययन की इकाई या उनका केंद्र बिंदु मानव होता है। इसी कारण मृदा संसाधन के बीच में और मानव के बीच में महत्वपूर्ण आपसी संबंध देखने को मिलते हैं और इन आपसी संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में शामिल किया जाता है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना मानवीय संदर्भ में संपन्न होता है और इसी कारण प्रकृति प्रदत्त संसाधनों अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल के महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के रूप में या महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के जो अन्य पहलू बच गए हैं, जो अन्य दशाएं बच गई हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज का ये हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।